हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विलेयता पे और कुछ ज्यादा पढ़े। देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं गैस का द्रव में विलेयता, यानी कि ये हमारा विलायक है और ये हमारा द्रव है, गैस है, ये द्रव है, ये विलायक के रूप में। इस विलायक के 1 सेंटीमीटर क्यूब में गैस का जितना सेंटीमीटर में आयतन घुल करके संतृप्त विलयन बनाता हो, इसी को गैस का द्रव में विलेयता कहते हैं। इसको हम कर चुके हैं पिछला। इसके लिए आप पिछला लेक्चर देखें, लेक्चर 8। आज बात करने वाले हैं गैस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए क्या होता है इसमें। कारक में पिछली क्लास में मैंने बोल भी चुका था, 3 कारक है। ये विलायक और गैस का प्रकृति, दूसरा ताप और तीसरा दाब। अब बारी बारी से तीनों को आज हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है गैस तथा द्रव यानी विलायक का प्रकृति, यानी कि इसका प्रकृति देखा जाए क्या है। अब देखिए यहां पे समझिए, आप एक चीज जान जाओ, दिमाग में बैठा लो। O2 N2 का जल में घुलनशीलता NH3 CO2 HCl के तुलना में कम होता है। अच्छा, अब ये सीखना है O2 और N2 का घुलनशीलता NH3 CO2 HCl के तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब ये क्यों होता है? तो देखिए बात यहां पे क्या करना है, ये इन दोनों का हम बार बार बोले हैं कि जो जैसा रहता है वैसा में घुलता है। यहां पे दिमाग में बिठा ले, दोनों का अगर प्रकृति समान है तो घुलेगा, अगर दोनों का प्रकृति समान नहीं है तो नहीं घुलेगा। आप उतना मत टेंशन लीजिए। अब बस यहाँ पे एक चीज दिमाग में बिठाइए, जो गैस विलायक में आयनीकृत हो जाते हैं, जो गैस विलायक में आयनीकृत हो जाते हैं वे उस विलायक में घुलते हैं। जो गैस विलायक में, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो गैस विलायक में आयनीकृत होते हैं वे उस विलायक में घुलनशील हो गए। उस विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील हो गए। अब देखिए जैसे आप यहां पे ध्यान से NH3 जल में आयनीकृत होकर
आयनीकृत होकर NH4 प्लस आयन तथा OH माइनस आयन देता है। ये जल में जैसे ही डालेंगे NH4 तथा OH माइनस आयन दे देगा। भैया आप तो आयन दे दिया, हमने बोला इसलिए तो घुलनशील है। अब देखिए यहां पे एक चीज और भी आप जान जाओ, NH3 जल के साथ H बंधन, हाइड्रोजन बंधन निर्माण करता है। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन बंधन निर्माण करता है। अब सुनिए, एक तो आयनीकृत भी हो जाता है और सबसे बड़ा काम क्या है कि जैसे ही NH3 को डालोगे बाबू तो वो जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बंधन, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन निर्माण कर लेता है। इसलिए NH3 की घुलनशीलता क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए यहां पे ध्यान दें। अब दूसरी बात, अब ये CO2 भी जल में CO3 माइनस आयन तथा OH तथा H प्लस आयन देता है। अब बताओ आप आयनीकृत हुआ कि नहीं हुआ? जब आयनीकृत हुआ तो घुलेगा, अतः CO2 जल में घुलनशील होगा। आप इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ये CO2 तथा NH3 बेंजीन में अघुलनशील होते हैं। बेंजीन में अघुलनशील होते हैं। CO2 तथा NH3 बेंजीन में अघुलनशील होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि ये बेंजीन में आयन नहीं बनाते, क्योंकि ये बेंजीन में आयन नहीं बनाते। अब यहां पे एक दूसरा बिंदु भी आप देख लें। देखिए, जो गैस आसानी से द्रवित होगा उसकी घुलनशीलता अधिक होगी। जो मुश्किल से द्रवित होता है उसकी तुलना में, यानी जो गैस आसानी से द्रवित होता है यानी द्रव बनता है, उसकी घुलनशीलता कठिनाई से द्रवित होने वाले कठिनाई से द्रवित होने वाले गैस की तुलना में अधिक होता है। गैस की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप इसे नोट। अब देखिए हम लोग करें ताप का प्रभाव।
समझे ताप का प्रभाव, बहुत आसान सी चीज है। अब ये गैस है, हम इसमें सॉरी द्रव है, इसमें हम गैस घोलना चाहते हैं, तो जानते हैं गैस का द्रव में जो घुलनशीलता है वो ताप बढ़ाने पर कम होता है। टेंशन हो गया? यानी कि जितना ताप बढ़ाओगे उतना ही गैस का घुलनशीलता क्या होगा, कम होगा। यानी कि एक लाइन में हम बोले गैस का द्रव में घुलनशीलता, गैस का द्रव में घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि करने पर कम हो जाता है। कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, इसको समझना। क्यों कम हो जाता है? क्यों बाबू? ये इसलिए कम हो जाता है, दिमाग में बैठा लो, जब भी ताप बढ़ाएंगे कोई कम होगा तो वो ऊष्माक्षेपी होगा। वो कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी होगा, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होता है? ऊष्माक्षेपी प्रकृति का होता है। तथा आप जानते हो, तथा ली सतेलिए, आप जानते हो ली सतेलिए सिद्धांत के अनुसार ली सतेलिए सिद्धांत के अनुसार ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर साम्यावस्था पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है। कहने का मतलब समझिए इसको, यानी कि ये गैस है, ये विलायक है, और ये हमारा बना विलयन। अब प्लस ऊष्मा, आप जानते हो अब ऊष्मा बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाने का मतलब ऊष्मा बढ़ेगा। जब दोनों तरफ साम्यावस्था में रहता है, अब जैसे इधर की ओर आप ऊष्मा बढ़ाइएगा तो यह अभिक्रिया किसकी ओर आ जाएगा? पीछे की ओर, यानी विलयन टूट जाएगा। गैस में और विलायक में गैस अलग हो जाएगा, विलायक अलग हो जाएगा। यानी कि जब भी दिमाग में बैठा ले कि कोई भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, उसमें ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया किधर की ओर जाएगा? पीछे की ओर। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पीछे की ओर जाता है। दिमाग में बैठा कर रखना है कि जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया किधर की ओर चला जाएगा? पीछे की ओर। इसीलिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्मी के दिनों में जलीय जीवन, यानी कि जो जल में कठिन हो जाता है, गर्मी के दिनों में जलीय जीवन कठिन हो जाता है। क्यों? यानी कि जल के अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं उनका लाइफ कठिनाई पूर्वक हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? इसलिए क्योंकि
आप जानती हो, ताप बढ़ा रहे हो, ताप जैसे ही बढ़ाओगे तो विलयन जो है, जो इसके अंदर जो घुला हुआ है ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन घुल करके विलयन बना हुआ है। ताप बढ़ाने पर वो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ब्लैक जल बचेगा। तो बताओ, जल में ऑक्सीजन का घुलनशीलता कम हो जाएगा तो उसका जीवन कठिन नहीं हो जाएगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में गैस अलग हो जाता है और ब्लैक अधिक अलग हो जाता है, जिससे जलीय जीवन कठिन हो जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का घुलनशीलता में कमी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की घुलनशीलता में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। आप एक काम करो, आप इसे नोट करो। अब देखिए, अब हम लोग तीसरा दाब का प्रभाव, ये बहुत ही दिव्य है, इसे आप लोगों को ढंग से पढ़ना होगा और ढंग से समझना होगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहां पे समझे, आप यहां पे समझो, ऐसे ये हमारा द्रव है। अब हमारे यहां पे एक पिस्टन डाला हुआ है, ये पिस्टन डाला हुआ है, यहां पे गैस है, और कुछ गैस घुला हुआ है जो इक्विलिब्रियम पर है, ये साम्यावस्था पर है, साम्यावस्था पर है। हमने यहां पे पी दाब डाला, यानी कि ये घुले हुए गैस, पी दाब डाले हैं हम, तो यहां पे घुले हुए गैस और ये जो गैस द्रव के ऊपर है, इनके बीच में साम्यावस्था है। हमने साम्यावस्था को बरकरार कर दिया। अब इसके बाद कुछ देर के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे द्रव तो वही है, लेकिन हम यहां पे दाब बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए, दाब बढ़ा दिए, यानी कि ये दाब क्या कर दिए, हम यहां पे 2 दाब P1 प्लस P2 डाल दिए। अब जैसे हम इस पे दबाव डालेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा, जैसे ये नीचे की ओर आएगा तो ये जो गैस है वो कहां चला जाएगा, विलायक में। इसका मतलब हम एक चीज समझे, और फिर से ये क्या हो जाएगा, पुनः साम्यावस्था में चला जाता है, साम्यावस्था में चला जाता है। इसका मतलब हमने एक चीज समझा, क्या समझा हमने एक चीज, कि दाब बढ़ाने पर गैस का विलेयता में वृद्धि होता है। क्या बढ़ाने पर, जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस का द्रव में विलेयता में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। इसका मतलब हम लोग एक लाइन में समझ में आया कि दाब में वृद्धि करने पर दाब में वृद्धि करने पर गैस का द्रव में विलेयता, गैस का द्रव में विलेयता में वृद्धि होता है। यानी कि इस गैस का जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये गैस इस द्रव में क्या होगा, घुलना, वृद्धि होगा, उसका घुलनशीलता क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए, इसी आधार पे हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दे दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं हम? हेनरी का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में बिठा लीजिए कि हेनरी का नियम क्या होगा। तो सिंपल सा चीज है कि भैया यहाँ पे जितना दाब लगाएंगे उतना गैस का द्रव्यमान घुलेगा। हो तो है हेनरी का नियम। क्या हो गया? हेनरी का नियम क्या है कि जितना दाब बढ़ाएंगे उतना ही गैस का द्रव्यमान घुलेगा, यानी कि घुलित गैस का द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो यानी कि हम बोले क्या कि स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव के आयतन में, किसी दिए गए द्रव के आयतन में गैस का घुलित द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? दाब का समानुपाती होता है। यानी जितना गैस का जो द्रव्यमान होगा वो किसके समानुपाती होगा? दाब के समानुपाती होगा। यानी जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगा। सिंपली सी बात है, यानी कि m समानुपाती किसका होगा? दाब का। आप इसे नोट करो। अब देखिए यहां पे अगर बाइक में दो गैस है, मान लो CO2 भी है और N2 भी है। CO2 भी है और N2 भी है। अब देखिए, अब यदि इसका आंशिक दाब ज्यादा है, अधिक है। अब यहां पे समझ में नहीं आता आंशिक दाब क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरा 3 स्टूडेंट है, A, B और C, और हम हैं, ठीक है। और हम भी अपना इस सब कोई A, B, C और हम, ये चारों लोग इस पे दबाव लगा रहे हैं। हम जो इस पे दबाव लगा रहे हैं वो मेरा आंशिक दाब है। A का जो अपना दबाव लगा रहा है यहां पे, वो A का दाब हो गया। B का जो दाब लगा रहा है B का दाब हो गया, और C का जो दाब लग रहा है वो C का दाब है। यानी A का अपना दाब तो A का आंशिक दाब, B का अपना दाब B का आंशिक दाब, C का अपना दाब C का आंशिक दाब, मेरा अपना दाब मेरा दाब, और हम चारों का दाब मिला दिया जाए तो कुल दाब। यानी कि CO2 का अपना दाब, N2 का अपना दाब होगा। यहाँ पे जो CO2 का दाब होगा उसका आंशिक दाब, N2 का जो दाब होगा N2 का आंशिक दाब। यदि CO2 अगर ज्यादा दाब लगा रहा है तो उसका घुलनशीलता ज्यादा होगा। यदि N2 का आंशिक दाब ज्यादा होगा तो N2 घुलनशीलता ज्यादा होगा। इसका मतलब जिस गैस का घुलनशीलता ज्यादा होगा जिस गैस का आंशिक दाब ज्यादा होगा उसकी घुलनशीलता ज्यादा होगा। अब देखिए, हेनरी के समकालीन थे, हेनरी के समकालीन और साथ में कालीन यानी उसी समय, यानी हेनरी के समय ही, यानी कि हेनरी के समय ही ऐसे कह दिया जाए। डाल्टन इनके मित्र थे डाल्टन ने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर कहा कि गैस का जो घुलनशीलता है द्रव में गैस का घुलनशीलता द्रव में गैस का घुलनशीलता जो है वो उसके आंशिक दाब
आंशिक दाब का फलन होता है। उसे किसके दाब का फलन होता है? तो उसके आंशिक दाब का फलन होता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उस गैस का घुलनशीलता उतना ज्यादा होगा। और एक चीज और भी कह दिए कि जो गैस का घुलनशीलता है, गैस का जो घुलनशीलता है, घुलनशीलता को मोल अंश के पद में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो गैस का जो घुलनशीलता है किसके व्यक्त किया जाता है? तो किस पद में? तो मोल अंश के पद में। इसका मतलब एक लाइन में जिस गैस का आंशिक दाब जितना ही ज्यादा होगा उसका मोल अंश उतना ही ज्यादा होगा। हमने मोल अंश तो पढ़ा चुका है। जिस गैस का आंशिक दाब ज्यादा होगा यानी गैस का आंशिक दाब समानुपाती होगा द्रव में गैस का मोल अंश। गैस का आंशिक दाब समानुपाती होगा द्रव में गैस का मोल अंश। अब यहां पे एक चीज समझिए, यानी कि गैस का आंशिक दाब, इस चीज को हटा दिया जाए। गैस का आंशिक दाब बराबर अगर किया जाए, यानी कि असमानुपाती हटाया जाए तो एक बराबर का चिन्ह देंगे हम। अब ये बराबर तो एक समानुपाती केच देंगे। केच इनटू द्रव में गैस का मोल अंश। अब एक चीज समझिए थोड़ा सा, तो केच बराबर क्या हो जाएगा? गैस का आंशिक दाब बट्टा द्रव में गैस का मोल अंश। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा एक सूत्र आ गया। अब आपके न्यूमेरिकल में बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा आपको इस टॉपिक पे बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन टेक्स्ट में, इस पे 2009 आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे क्या है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आंशिक दाब भी दिया हुआ है और द्रव का मोल अंश नहीं दिया है और द्रव का मोललता दिया हुआ है, लेकिन केच का मान निकालने की गणना करने की बात कर रहा है। आंशिक दाब जानते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन मोल अंश नहीं देकर के मोललता दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोललता से मोल अंश पहले निकालेंगे और जब मोल अंश निकल जाएगा तो आंशिक दाब दिया हुआ है, मोल अंश निकल गया, केच आराम से निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इसे नोट कर ले और इसे आप इसको आप ढंग से पढ़ें और आप अगले लेक्चर में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बात करेंगे। नहीं तब तक थैंक यू। नोट कर लें।